हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद उत्तराखंडी पर। दोस्तों, जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड जीके खजाना, उसका आज हम पार्ट 17 डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, किस अभिलेख में लोगों से हिंसा को त्यागने और अहिंसा को अपनाने की बात कही गई है? तो दोस्तों, लोगों को हिंसा को त्यागने और अहिंसा को अपनाने की बात कही गई है कालसी अभिलेख में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। दोस्तों, अगर हम कालसी अभिलेख की बात करें तो कालसी अभिलेख की खोज की गई थी 1860 ईस्वी में जॉन फॉरेस्ट के द्वारा। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। किसके द्वारा की गई थी? तो आप बताएंगे जॉन फॉरेस्ट के द्वारा। कब की गई थी? 1860 में। और दोस्तों, जो कालसी अभिलेख है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि कालसी अभिलेख की भाषा कौन सी है, तो दोस्तों जो कालसी अभिलेख है वो प्राकृत भाषा में लिखा गया है। और दोस्तों, इसकी जो लिपि है वो है ब्राह्मी लिपि। यह भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों, जो कालसी अभिलेख है उस अभिलेख में दोस्तों वहाँ के क्षेत्र के लिए अपरांत कहा गया है और वहाँ के निवासियों के लिए पुलिंद कहा गया है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। कालसी अभिलेख में वहाँ के क्षेत्र के लिए क्या कहा गया है? आप कहेंगे कालसी अभिलेख में वहाँ के क्षेत्र के लिए कहा गया है अपरांत और वहाँ के निवासियों के लिए कहा गया है पुलिंद। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। तो ये सारे फैक्ट दोस्तों आपको बिल्कुल भी याद रखने हैं। कालसी अभिलेख की खोज कब हुई थी? आप बताएंगे 1860 में। किसके द्वारा की गई थी? आप बताएंगे जॉन फॉरेस्ट के द्वारा। किस अभिलेख में लोगों से हिंसा को त्यागने और अहिंसा को अपनाने की बात कही गई थी? आप कहेंगे कालसी अभिलेख में। और कालसी अभिलेख में वहाँ के लोगों के लिए क्या कहा गया है? पुलिंद कहा गया है और वहाँ के क्षेत्र को कहा गया है अपरांत। और कालसी अभिलेख है दोस्तों जो वो प्राकृत भाषा में लिखा गया है और इसकी लिपि पूछी जाए तो कालसी अभिलेख की लिपि है दोस्तों ब्राह्मी लिपि। तो ये सारे फैक्ट दोस्तों आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, गढ़वाल क्षेत्र का असुर राजा किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, गढ़वाल क्षेत्र का असुर राजा कहा जाता है राजा शंबर को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और दोस्तों, क्वेश्चन बन सकता है कि गढ़वाल क्षेत्र के असुर राजा के 100 गढ़ों को किसने नष्ट किया था? तो दोस्तों, जो गढ़वाल क्षेत्र का असुर राजा था राजा शंबर, इसके 100 गढ़ों को दोस्तों देवराज इंद्र व सुदास ने नष्ट किया था। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। देवराज इंद्र व सुदास ने नष्ट किया था। क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि गढ़वाल क्षेत्र के असुर राजा के 100 गढ़ों को किसने नष्ट किया था? तो आप बताएंगे देवराज इंद्र व सुदास ने। और गढ़वाल क्षेत्र का असुर राजा कौन है? आप बताएंगे राजा शंबर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, पहला चंद राजा कौन था जिसने नेपाल पर आक्रमण किया था? तो दोस्तों, पहला चंद राजा जिसने नेपाल पर आक्रमण किया था दोस्तों वो था भारती चंद। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और दोस्तों, द्वितीय चंद राजा की बात की जाए अगर जिसने नेपाल पर आक्रमण किया था, तो द्वितीय चंद राजा था दोस्तों उघोत चंद। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। अगर आपसे पहला चंद राजा पूछा जाए कि पहला चंद राजा कौन था जिसने नेपाल पर आक्रमण किया था, आप बताएंगे भारती चंद। और द्वितीय पूछा जाए तो द्वितीय बताएंगे आप उघोत चंद। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, श्रीदेव सुमन की पत्नी का नाम क्या था? तो दोस्तों, श्रीदेव सुमन की पत्नी का नाम था विनय लक्ष्मी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और दोस्तों, अगर हम रानी कर्णावती की बात करें दोस्तों, तो रानी कर्णावती दोस्तों महीपति शाह की पत्नी थी। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों, खनेती सुदर्शन शाह की पत्नी का नाम था। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना। और नासु देवी है दोस्तों जो, तो नासु देवी दोस्तों राजा निम्बर की पत्नी का नाम था। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, राजा निम्बर। तो दोस्तों, ये सारे फैक्ट आपको बिल्कुल याद रखने हैं। श्रीदेव सुमन की पत्नी का नाम क्या था? तो आप बताएंगे विनय लक्ष्मी। और दोस्तों, ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और दोस्तों, सुदर्शन शाह की पत्नी का नाम भी पूछा गया है दोस्तों खनेती। ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है।
तो श्रीदेव सुमन की पत्नी का नाम विनय लक्ष्मी। कर्णावती किसकी पत्नी थी? महीपति शाह की। केनेती किसकी पत्नी थी? सुदर्शन शाह की। और नासुदेवी किसकी पत्नी थी? तो राजा निम्बर की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, अशांतिदेव राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों अशांतिदेव राजवंश की स्थापना की गई थी अशांतिदेव के द्वारा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। और दोस्तों जो अशांतिदेव वंश था दोस्तों, इनकी प्रथम राजधानी थी दोस्तों जोशीमठ। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि अशांतिदेव राजवंश की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो आप बताएंगे जोशीमठ। और दोस्तों इनकी द्वितीय राजधानी थी रणचूला कोट। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। अगर प्रथम राजधानी पूछी जाए तो प्रथम राजधानी थी इनकी जोशीमठ, और अगर द्वितीय राजधानी पूछी जाए तो द्वितीय राजधानी थी इनकी रणचूला कोट। और अशांतिदेव राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आप बताएंगे अशांतिदेव के द्वारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य का सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जनपद है रुद्रप्रयाग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगर हम रुद्रप्रयाग जनपद की साक्षरता की बात करें 2011 के अनुसार पुरुष साक्षरता, तो दोस्तों रुद्रप्रयाग जनपद की पुरुष साक्षरता थी 93.90%। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि 2011 की जनगणना के अनुसार रुद्रप्रयाग जनपद की पुरुष साक्षरता कितनी थी? तो आप बताएंगे 93.90%। और दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जनपद है दोस्तों हरिद्वार। और दोस्तों हरिद्वार का साक्षरता है दोस्तों, साक्षरता प्रतिशत था दोस्तों 81.04%। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला पूछा जाए आपसे तो आप बताएंगे रुद्रप्रयाग। और रुद्रप्रयाग की पुरुष साक्षरता थी 93.90%। और 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला हरिद्वार, इसकी साक्षरता थी दोस्तों 81.04%। और दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम राज्य की कुल साक्षरता की बात करें दोस्तों, तो राज्य की कुल पुरुष साक्षरता थी दोस्तों 87.04%। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों राज्य की कुल पुरुष साक्षरता कितनी थी? आप बताएंगे 87.04%। और महिला साक्षरता की बात की जाए दोस्तों, तो महिला साक्षरता थी 70.70%। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय वन अनुसंधान की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों भारतीय वन अनुसंधान की स्थापना हुई थी 1906 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। और भारतीय वन अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो आप बताएंगे देहरादून में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना। स्थापना कब हुई थी? 1906 में। और कहाँ स्थित है? देहरादून में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध पुस्तक हिमालय का परिचय के लेखक कौन है? तो दोस्तों जो हिमालय का परिचय पुस्तक है दोस्तों, उसके लेखक है राहुल सांस्कृत्यायन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और दोस्तों अगर हम जोत सिंह नेगी की पुस्तक की बात करें दोस्तों, तो इनकी पुस्तक है दोस्तों हिमालयन ट्रेवल्स। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि हिमालयन ट्रेवल्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप बताएंगे जोत सिंह नेगी। और दोस्तों प्रोफेसर गणेश शैली की जो पुस्तक है दोस्तों, वो है मसूरी मेडले। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। ये क्वेश्चन भी बन सकता है दोस्तों कि मसूरी मेडले के लेखक कौन है? आप बताएंगे प्रोफेसर गणेश शैली। तो प्रसिद्ध पुस्तक हिमालय का परिचय के लेखक कौन है? आप बताएंगे राहुल सांस्कृत्यायन। और हिमालयन ट्रेवल्स के लेखक कौन है? आप बताएंगे जोत सिंह नेगी। और मसूरी मेडले के लेखक कौन है? आप बताएंगे प्रोफेसर गणेश शैली। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस शासक को बिलासी राजा की संज्ञा दी जाती है? तो दोस्तों बिलासी राजा की संज्ञा दी जाती है श्यामशाह को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी।
और दोस्तों अगर हम श्याम शाह के शासनकाल की बात करें दोस्तों, तो 1611 से लेकर 1630 ईस्वी तक दोस्तों श्याम शाह का शासनकाल रहा। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि श्याम शाह का शासनकाल कब से कब तक रहा, तो आप बताएंगे 1611 से लेकर 1630 ईस्वी तक। और दोस्तों श्रीनगर गढ़वाल में दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है कि श्रीनगर गढ़वाल में श्याम शाही बागान का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो दोस्तों श्याम शाही बागान का निर्माण भी श्याम शाह के द्वारा करवाया गया था और ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों आयोग द्वारा कि श्याम शाही बागान का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो आप बताएंगे श्याम शाह के द्वारा। और कहाँ स्थित है, तो आप बताएंगे श्रीनगर में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, शेर शाह की भांति अनेक सड़कों का निर्माण किसने करवाया था। तो दोस्तों शेर शाह की भांति अनेक सड़कों का निर्माण करवाया था नरेंद्र शाह ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है कि गढ़वाल का शिवाजी किसे कहा जाता है। तो दोस्तों गढ़वाल का शेर शाह किसे कहा जाता है। तो दोस्तों गढ़वाल का शेर शाह भी दोस्तों नरेंद्र शाह को कहा जाता है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। शेर शाह की भांति अनेक सड़कों का निर्माण किसने करवाया था, आप बताएंगे नरेंद्र शाह ने। और गढ़वाल का शेर शाह किसे कहा जाता है, आप बताएंगे नरेंद्र शाह को। अगला क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिहरी रियासत के विलयीकरण पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए थे। तो दोस्तों टिहरी रियासत का जो विलयीकरण पत्र था दोस्तों, उस पर हस्ताक्षर किए थे दोस्तों परिपूर्णानंद पैन्यूली ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और दोस्तों जो टिहरी रियासत का विलयीकरण पत्र था दोस्तों, उस पर परिपूर्णानंद पैन्यूली के द्वारा दोस्तों 1948 में हस्ताक्षर किए गए थे। क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि टिहरी रियासत के विलयीकरण पत्र पर कब हस्ताक्षर किए गए थे, तो आप बताएंगे 1948 में। और किसके द्वारा किए गए थे, परिपूर्णानंद पैन्यूली के द्वारा। और दोस्तों जब 1948 में दोस्तों टिहरी रियासत के विलयीकरण पत्र पर हस्ताक्षर हुए थे दोस्तों, उसके बाद दोस्तों 1 अगस्त 1949 को क्या हो गया था, टिहरी का विलय हो गया था। तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। टिहरी का विलय कब हुआ था, आप बताएंगे 1 अगस्त 1949 को। और टिहरी रियासत के विलयीकरण पत्र पर हस्ताक्षर किसने किए थे, आप बताएंगे परिपूर्णानंद पैन्यूली ने। और कब किए थे, आप बताएंगे 1948 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड हिल स्टेट काउंसिल की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों उत्तराखंड हिल स्टेट काउंसिल की स्थापना हुई थी 1967 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, पंच केदारों में से किस केदार के कपाट 12 महीने खुले रहते हैं। तो दोस्तों पंच केदारों में से दोस्तों कल्पेश्वर के कपाट दोस्तों 12 महीने खुले रहते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। और दोस्तों कल्पेश्वर को दोस्तों पंच केदार भी कहा जाता है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। कल के क्वेश्चन पेपर में देखा था दोस्तों हमने कि चतुर्थ केदार किसे कहा जाता है, तो चतुर्थ केदार कहा जाता है रुद्रनाथ को। और पंचम केदार कहा जाता है दोस्तों कल्पेश्वर नाथ को। दोस्तों जो रुद्रनाथ और कल्पेश्वर नाथ है दोस्तों, ये दोनों चमोली जनपद में स्थित हैं। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। पंच केदारों में से दोस्तों 2 केदार रुद्रनाथ और कल्पेश्वर नाथ ये चमोली जनपद में स्थित हैं। और दोस्तों मदमेश्वर और तुंगनाथ की बात करें दोस्तों, हम मदमेश्वर हो गया, तुंगनाथ और केदारनाथ ये रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित हैं। और दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है कि कल्पेश्वर नाथ में जो पंच केदारों में से एक पंचम केदार है कल्पेश्वर, उसमें भगवान शिव के किस भाग की पूजा होती है। तो दोस्तों पंच केदारों में से कल्पेश्वर नाथ में दोस्तों भगवान शिव की जटा की पूजा होती है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि पंच केदारों में से कल्पेश्वर नाथ में भगवान शिव के किस भाग की पूजा होती है, तो आप बताएंगे भगवान शिव की जटाओं की पूजा होती है। और कल्पेश्वर नाथ कहाँ स्थित है, आप बताएंगे चमोली जनपद में। और पंचम केदार कौन सा है, आप बताएंगे कल्पेश्वर नाथ। और किस केदार के कपाट 12 महीने खुले रहते हैं, तो आप बताएंगे कल्पेश्वर नाथ के। तो ये सारे फैक्ट दोस्तों आपको बिल्कुल याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुमाऊं की पहली रामलीला कब हुई थी।
तो दोस्तों कुमाऊं की पहली जो रामलीला हुई थी वो 1860 में हुई थी अल्मोड़ा में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि कुमाऊं की पहली रामलीला कब हुई थी, आप बताएंगे 1860 में, और कहाँ हुई थी, आप बताएंगे अल्मोड़ा में। अगला क्वेश्चन है हमारा, और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अल्मोड़ा अखबार का सरकारी रजिस्ट्रेशन नंबर क्या था। तो दोस्तों अल्मोड़ा अखबार का जो सरकारी रजिस्ट्रेशन नंबर था दोस्तों वो था 10। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और दोस्तों अल्मोड़ा अखबार का जो प्रकाशन हुआ था दोस्तों 1871 में। क्वेश्चन बन सकता है अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन कब हुआ था, तो आप बताएंगे 1871 में। और इसके संपादक कौन थे, तो आप बताएंगे बुद्धिवल्लभ पंत। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। अल्मोड़ा अखबार का सरकारी रजिस्ट्रेशन नंबर क्या था, आप बताएंगे 10। प्रकाशन कब हुआ था, 1871 में, और संपादक कौन थे, बुद्धिवल्लभ पंत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में प्रकाशित प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा था। तो दोस्तों उत्तराखंड में प्रकाशित प्रथम हिंदी समाचार पत्र था समय विनोद। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। और दोस्तों अगर हम समय विनोद की बात करें दोस्तों, तो समय विनोद का प्रकाशन हुआ था दोस्तों 1868 में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों इसका प्रकाशन 1868 में हुआ था नैनीताल से। और दोस्तों इसके संपादक थे जयदत्त जोशी। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। संपादक कौन थे, जयदत्त जोशी। और दोस्तों 1868 में जब इसका प्रकाशन हुआ था दोस्तों, उसके बाद से लेकर दोस्तों 1877 में ये क्या हो गया था, बंद हो गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि समय विनोद समाचार पत्र कब बंद हुआ था, तो आप बताएंगे 1887 में। प्रकाशन कब हुआ था, आप बताएंगे 1868 में। कहाँ से हुआ था, आप बताएंगे नैनीताल में से। और इसके संपादक कौन थे, आप बताएंगे जयदत्त जोशी। और उत्तराखंड में प्रकाशित प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा था, तो आप बताएंगे समय विनोद। तो ये सारे फैक्ट दोस्तों आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पहाड़ों का राजकुमार किसे कहा जाता है। तो दोस्तों पहाड़ों का राजकुमार कहा जाता है नैनीताल को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। दोस्तों अगर आपसे पहाड़ों की रानी पूछा जाए, तो पहाड़ों की रानी कहा जाता है दोस्तों मसूरी को। और अगर पहाड़ों का राजकुमार पूछा जाए, तो पहाड़ों का राजकुमार कहा जाता है नैनीताल को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, दयानंद सरस्वती टिहरी कब आए थे। तो दोस्तों दयानंद सरस्वती 1855 में टिहरी आए थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है कि दयानंद सरस्वती किसके शासनकाल में टिहरी आए थे। तो दोस्तों दयानंद सरस्वती सुदर्शन शाह के शासनकाल में टिहरी आए थे। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। दयानंद सरस्वती टिहरी कब आए थे, आप बताएंगे 1855 में। और किसके शासनकाल में आए थे, आप बताएंगे सुदर्शन शाह के शासनकाल में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, गढ़वाल का स्विट्जरलैंड किस बुग्याल को कहा जाता है। तो दोस्तों गढ़वाल का स्विट्जरलैंड कहा जाता है चोपता बुग्याल को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और दोस्तों चोपता बुग्याल है जो, वो रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। चोपता बुग्याल किस जनपद में स्थित है, क्वेश्चन बन सकता है, आप बताएंगे रुद्रप्रयाग जनपद में। और दोस्तों ओली बुग्याल की बात करें दोस्तों हम, तो ओली बुग्याल और बगजी बुग्याल ये दोनों दोस्तों चमोली जनपद में स्थित हैं। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों जो दयार बुग्याल है दोस्तों, ये उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। तो गढ़वाल का स्विट्जरलैंड किस बुग्याल को कहा जाता है, आप बताएंगे चोपता बुग्याल को। और ओली बुग्याल और बगजी बुग्याल किस जनपद में स्थित हैं, आप बताएंगे चमोली जनपद में। और दयार बुग्याल किस जनपद में स्थित है, तो आप बताएंगे उत्तरकाशी जनपद में। अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारा, हल्द्वानी में प्रथम बार रेल कब पहुंची थी। तो दोस्तों हल्द्वानी में जो प्रथम बार रेल पहुंची थी दोस्तों, वो 1884 में पहुंची थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी।
तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ इम्पोर्टेंट MCQ। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।